हेलो गाइस, क्या हाल चाल। मेरा नाम है कनिष्क, आप देख रहे हैं लो 91। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंकिंग लो के अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। इसको आपने पहले कई बार ही पढ़ चुका होगा, मैंने बताया भी इसके बारे में बीच बीच में एक स्लाइड में, बट आज इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ प्रोविजंस हैं वो सारा कुछ पढ़ेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से। ठीक है, तो अगर सेम पीपीटी चाहिए तो यहाँ पे लिंक आएगी, डाउनलोड कर लेना। दूसरे नोट्स वगैरह चेक कर लेना, अगर आपके कोई मतलब का है तो डाउनलोड कर लिया करो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, सेक्शन 8 को और 9 को याद रखना। 8 में होल्डर दिया हुआ है, 9 में होल्डर इन ड्यू कोर्स दिया हुआ है। ठीक है, सेक्शन 8 के अंदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में एक होल्डर को डिफाइन किया हुआ है। होल्डर एक पर्सन होता है जो लीगली एंटाइटल होता है पजेस करने के लिए एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और रिसीव करता है अमाउंट जो उसमें लिखा होता है। तो सिंपल मीनिंग में होल्डर वो पर्सन होता है जिसके पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है और जिसके पास लीगल राइट्स होते हैं कलेक्ट करने के लिए मनी फ्रॉम इट। ठीक है, तो वो रिसीव कर सकता है पैसा इन हिज ओन नेम या फिर किसी दूसरे के भी आप पे। एग्जाम्पल, जैसे कि ए चेक लिखता है बी के लिए 10,000 रुपये के लिए, ए राइट से चेक टू बी फॉर 10,000 रुपीज। बी रिसीव करता है उस चेक को, यहाँ पे बी पजेस कर रहा है इंस्ट्रूमेंट को, मतलब चेक को, और बी के पास राइट है रिसीव करने के लिए मनी। ठीक है, तो बी कौन हुआ? होल्डर हुआ। तो कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं होल्डर्स के। टाइटल्ड इन हिज ओन नेम, सेकंड है पोजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ए पर्सन मस्ट एक्चुअली हैव द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन हिज पोजेशन एंड आल्सो हैव द लीगल राइट टू होल्ड इट। मतलब एक पर्सन के पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पोजेशन होना चाहिए और उसके पास लीगल राइट होना चाहिए उसको होल्ड करने के लिए। इसको दोबारा पढ़ लो लाइन को अगर समझ में ना आए तो। अगर कोई, जैसे कि कोई थीप, ठीक है, उसके पास वो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, तो ही ओनली हैज पोजेशन, बट उसके पास कोई लीगल राइट नहीं है, तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा होल्डर। एग्जाम्पल, जैसे कि एक चेक खो जाता है तो फाइंडर एक होल्डर नहीं होता है। ठीक है, बिकॉज पोजेशन इज नॉट लॉफुल। एंटाइटल टू रिसीव मनी, सेम यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है। द पर्सन मस्ट हैव लीगल राइट्स टू रिसीव द पेमेंट। मतलब कि जैसे कि ए चेक चुरा लेता है बी से, ए के पास पोजेशन है बट कोई लीगल राइट नहीं है। ठीक है, तो देयरफॉर ए इज नॉट ए होल्डर। थर्ड है एंटाइटल्ड इन हिज ओन नेम, राइट टू रिकवर। द पर्सन शुड बी एबल टू शू द पार्टीज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन हिज ओन नेम। एग्जाम्पल, जैसे कि समवन चेक इज डिसऑनर्ड, द होल्डर कैन फाइल ए केस। केस फाइल कर सकता है होल्डर। तो होल्डर कौन कौन होता है? पेई होता है, मतलब पर्सन टू हुम पेमेंट इज मेड। सेकंड एंडोर्सी होता है। थर्ड बियरर होता है। लीगल हायर होता है होल्डर का इन केस ऑफ डेथ। और एजेंट होता है होल्डर का। ठीक है, प्रिंसिपल एजेंट वाला रिलेशनशिप। पर्सन हु आर नॉट होल्डर्स, एक पर्सन होल्डर नहीं होता है अगर इंस्ट्रूमेंट स्टोलन है, इंस्ट्रूमेंट लॉस्ट एंड फाउंड है, और पोजेशन अगर इलीगल है और पर्सन के पास कोई राइट नहीं है रिसीव करने के लिए पैसा। ठीक है, तो उस केस में होल्डर नहीं माना जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल, जैसे कि ए बी का चेक चुरा लेता है, बी से चेक चुरा लेता है, तो ए क्लेम नहीं कर सकता है पेमेंट, ए होल्डर नहीं होता है इस केस में। ठीक है, तो राइट ऑफ होल्डर, राइट टू पजेस इंस्ट्रूमेंट, वो पजेस कर सकता है इंस्ट्रूमेंट को। राइट टू रिसीव पेमेंट, उसके पास राइट होते हैं रिसीव करने के लिए पेमेंट। ठीक है, होल्डर डिमांड कर सकता है पेमेंट फ्रॉम ड्राई। राइट टू शू, होल्डर फाइल कर सकता है एक सूट इन हिज ओन नेम। राइट टू ट्रांसफर, होल्डर ट्रांसफर कर सकता है इंस्ट्रूमेंट। अगर बियरर इंस्ट्रूमेंट है तो ओनली बाय डिलीवरी। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो एंडोर्स करना पड़ता है प्लस डिलीवरी। ठीक है, पिछली वीडियो में सारा कुछ समझाया हुआ है, जाकर के देख लेना। बियरर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, पता है तो बहुत बढ़िया है भाई। ठीक है, नेक्स्ट है एचडीसी, मतलब होल्डर इन ड्यू कोर्स। इसको एचडीएफसी मत लिख के आना। ठीक है, बैंक में देखो हुई ना गलती, इसको एचडीएफसी मत लिख के आना एग्जाम में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, एक होल्डर इन ड्यू कोर्स वो पर्सन होता है जो ऑब्टेन करता है एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब मैं आराम से बोलूँगा। कंसिडरेशन के लिए, बिफोर इट बिकम पेएबल, मतलब मैच्योरिटी डेट से पहले, इन ए गुड फेथ, विदाउट नोइंग एनी डिफेक्ट इन टाइटल। ये 4 एसेंशियल है, इनको याद रखना, इनके बिना सारा आंसर बेकार हो जाएगा। ठीक है, सिंपल मीनिंग में एक होल्डर इन ड्यू कोर्स वो स्पेशल टाइप का होल्डर होता है जो जिसको इंस्ट्रूमेंट मिलता है ऑनेस्टली। ठीक है, फॉर वैल्यू, 2 एसेंशियल कवर हो गए। ठीक है, विदाउट नोइंग एनी प्रॉब्लम विद इट, उसको पता ही नहीं होता कि भाई तूने ये चेक चोरी से लेके आया है तू। ठीक है, उसको पता ही नहीं होता है किसी भी चीज़ के बारे में, वो ऑनेस्टली एक्ट कर रहा होता है। इस ऑनेस्टी के लिए लॉ उसको कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझो, समझ में आ जाएगा। ए इशू करता है एक चेक बी को, ठीक है, बट बी ऑब्टेन करता है वो चेक फ्रॉम ए बाई फ्रॉड। ठीक है, तो बी का टाइटल क्या हुआ? डिफेक्टिव हुआ। ठीक है, तो बी एंडोर्स करता है उस चेक को सी के लिए और रिपे करता है एक डेट। ठीक है, मतलब डेट कंसिडरेशन हो गई। ठीक है, तो सी क्या करता है? सी ने वैल्यू पे की हुई है उसके लिए। सी ने क्या वैल्यू पे की हुई है? सी ने बी को पैसे दिए हुए हैं बदले में, उधार। ठीक है, तो सी को मिलता है वो इंस्ट्रूमेंट बिफोर मैच्योरिटी। थर्ड, डिड नॉट नो अबाउट बीज फ्रॉड, डिफेक्टिव टाइटल। जो ये बी का डिफेक्टिव टाइटल है ना, सी को इसके बारे में कुछ नहीं पता है, तो सी यहाँ पे होल्डर इन ड्यू कोर्स माना जाएगा, हो जाता है। ठीक, और वो लीगली रिकवर भी कर सकता है पैसे को, इवन दो बी हैड ए डिफेक्टिव टाइटल, भले ही बी का टाइटल डिफेक्टिव हो। ठीक है, समझ में आया ना। एसेंशियल कंडीशंस एक होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए क्या होती है? कंसिडरेशन वहाँ पे जरूरी होती है। ठीक है, बहुत जरूरी होते हैं। द इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी रिसीव्ड फॉर वैल्यू या फिर मनी। एग्जाम्पल, ए गिव ए चेक टू बी एज ए गिफ्ट, अगर एज ए गिफ्ट देता है तो बी वहाँ पे होल्डर माना जाएगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं होगा क्योंकि कोई कंसिडरेशन नहीं है।
मस्ट ऑब्टेन बिफोर मैच्योरिटी, द इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी ऑब्टेन बिफोर इट बिकम पेएबल। एग्जाम्पल्स जैसे कि सी रिसीव करता है एक चेक आफ्टर इट्स ऑलरेडी ड्यू, तो वो नहीं बन सकता एचडीसी, ठीक है। नेक्स्ट है मस्ट एक्ट इन गुड फेथ, द पर्सन मस्ट एक्ट ऑनेस्टली, उसको ऑनेस्टली एक्ट करना होता है। अगर उसको पता है इंस्ट्रूमेंट अगर खो गया है तो वो एचडीसी नहीं माना जाएगा, अगर उसको कोई नॉलेज है डिफेक्टिव टाइटल की या कुछ भी है तो, ठीक है। विदाउट नोटिस ऑफ डिफेक्ट, पर्सन मस्ट नॉट नो एनी डिफेक्ट, सेम वही बात है। एग्जाम्पल जैसे अगर बी चेक चुरा लेता है ए से, ठीक है, और ट्रांसफ़र करता है इसको सी को, तो सी को अगर पता है थेफ्ट के बारे में, मतलब कि डिफेक्टिव टाइटल के बारे में पता है, तो वो एचडीसी नहीं माना जाएगा। अगर सी को नहीं पता है डिफेक्ट या फिर थेफ्ट के बारे में, तो सी माना जाएगा एचडीसी, मतलब होल्डर इन ड्यू कोर्स। कुछ डिफरेंस वगैरह मैंने यहाँ पे लिखी हुई। डेफिनेशन, पर्सन एंटाइटल्ड टू पजेस एंड रिसीव पेमेंट, उसको होल्डर बोलते हैं। होल्डर इन ड्यू कोर्स वो होल्डर होता है जो एक्वायर करता है इंस्ट्रूमेंट को फॉर वैल्यू इन गुड फेथ, ठीक है। सेक्शन 8 इसके बारे में बात करता है, 9 इसके बारे में बात करता है। कंसिडरेशन की यहाँ पे कोई जरूरत पड़ती नहीं है, नेसेसरी होती है होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए। ट्रांसफर किसी भी टाइम ट्रांसफर हो सकता है बिफोर मैच्योरिटी, ये मैच्योरिटी से पहले होगा। गुड फेथ यहाँ पे जरूरी नहीं है, यहाँ पे जरूरी है, ठीक है। स्पेशल प्रोटेक्शन यहाँ पे नहीं दी जाती है होल्डर को, यहाँ पे जरूरी है, मतलब स्पेशल प्रोटेक्शन मिलती है होल्डर इन ड्यू कोर्स को। राइट्स, इसके पास नॉर्मल राइट्स होते हैं, इसके पास एक्स्ट्रा राइट्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिविलेजेस ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स। सेक्शन 53 बात करता है अगर प्रीवियस होल्डर के पास डिफेक्टिव टाइटल है ना, तो एचडीसी को गुड टाइटल मिलेगा। एग्जांपल जैसे कि ए चेक चुराता है, फिर वही सेम एग्जांपल है यार, पढ़ लेना इसको, ठीक है। लायबिलिटी ऑफ प्रायर पार्टी, सेक्शन 36 बोलता है जितने भी पिछली पार्टी होते हैं ना, वो लाइबल होती है एचडीसी के लिए, जैसे कि ड्राई, एंडोर्सर, एंडोर्सी, ठीक है, सब मतलब लाइबल होंगे। एचडीसी कैन शू ऑल प्रीवियस पार्टीज, ठीक है। नेक्स्ट है इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट प्रोटेक्शन। सेक्शन 20 कहता है इफ समवन साइंस ए ब्लैंक स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, तो एचडीसी रिकवर कर सकता है फुल अमाउंट फिल्ड इन इट। एग्जांपल से समझो, ए साइन करता है एक ब्लैंक स्टैम्प्ड प्रोमिसरी नोट और देता है इसको बी को, ठीक है, और बी उसमें 50,000 रुपये भर देता है, ठीक है, और ट्रांसफर करता है सी को, और सी इसको रिसीव करता है ऑनेस्टली एंड फॉर वैल्यू, ठीक है। तो ए है ना, ए लाइबल होगा पैसे देने के लिए, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है एस्टोपेल अगेंस्ट डिनाइंग वैलिडिटी। एस्टोपेल क्या होता है? पर्सन कैन नॉट डिनाई और गो बैक ऑन समथिंग ही हैज ऑलरेडी सेड और एक्सेप्टेड अर्लियर, ठीक है, मतलब कोई भी पर्सन डिनाई नहीं कर सकता है, ना वो अपनी बात से हट सकता है अगर किसी ने कुछ पहले कहा है और कुछ एक्सेप्ट किया है, ठीक है, जब दूसरे वाला पर्सन उस पर रिलाई करके कुछ कर चुका हो, ठीक है, उसको बोलते हैं एस्टोपेल, ठीक है। सर्टेन पार्टीज, सेक्शन 120 से 122 इसके बारे में बात करता है। सर्टेन पार्टीज कैन नॉट डिनाई लाइबिलिटी अगेंस्ट एचडीसी। एग्जांपल जैसे कि ड्रार कैन नॉट डिनाई वैलिडिटी। नेक्स्ट है एंडोर्सर कैन नॉट डिनाई सिग्नेचर। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफेक्ट, भले ही इंस्ट्रूमेंट उसको फ्रॉड के बेस पे मिला हो, ठीक है, एचडीसी को, ठीक है, इलीगलिटी के बेस पे मिला हो, थेफ्ट से मिला हो, तो एचडीसी कैन स्टिल रिकवर मनी इफ ही एक्टेड ऑनेस्टली, ठीक है, अगर उसने ऑनेस्टली एक्ट किया है तो। सेक्शन 42 बात करता है फिक्सियस पेई। इफ ए बिल इज ड्रॉन इन फेक नेम, ठीक है, बट एंडोर्स्ड बाय द सेम एंड, ठीक है, द एक्सेप्टर इज स्टिल लायबल टू एचडीसी। एग्जांपल से पढ़ो समझ में आ जाएगा। लो कहता है फिक्सियस पेयर, मतलब फिक्शनस, मतलब कोई रियल पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसका मतलब है नेम रिटन एज पेई डज नॉट बिलोंग टू रियल पर्सन, ठीक है। फिक्सियस का मतलब होता है जो उस पर नाम लिखा हुआ है ना चेक पे या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट पे, वो बिलोंग ही नहीं करता किसी रियल पर्सन से, बट समवन, मतलब यूजुअली ड्रार और अदर पर्सन साइन करता है सेम फेक नेम से और ट्रांसफर करता है इंस्ट्रूमेंट को। एग्जांपल से पढ़ो, ए होता है कोई बंदा, ड्रॉ करता है एक बिल को और उस पर लिखता है नाम रमेश का, बट रमेश कोई रियल पर्सन है ही नहीं। इस सिचुएशन में भी अगर सी होल्डर इन ड्यू कोर्स है तो एक्सेप्टर स्टिल लायबल होगा पे करने के लिए सी को, इवन दो द पेई नेम वाज फिक्सियस, भले ही पेई नेम फिक्सियस हो, ठीक है, कुछ भी हो पेई का नाम। तो इस सिचुएशन में भी होल्डर इन ड्यू कोर्स अगर सी है तो पे करना पड़ेगा भाई। इंपॉर्टेंट केस लो, गिल वर्सेज क्यूबिट 1824 का बहुत पुराना केस है। ए पर्सन बिकेम होल्डर इन ड्यू कोर्स ओनली व्हेन ही एक्ट्स इन गुड फेथ, ठीक है, विदाउट नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है, आपको अपनी तरफ से तो पूरी देखनी पड़ेगी ना कि भाई ये गुड फेथ में एक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है, नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए। रिप्लाई ऑफ आगरा एंड मास्टरमाइंड्स बैंक में क्या बोला था? ए पर्सन हु पजेसेस द इंस्ट्रूमेंट बट हैज़ नो लीगल टाइटल इज नॉट ए होल्डर, वो होल्डर नहीं माना जाएगा। मीनिंग लीगल एंटाइटलमेंट जरूरी होता है होल्डर बनने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है यू पुनप्पा मुथान वर्सेज कृष्णा अय्यर 1992। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था गुड फेथ के रिक्वायरमेंट के बारे में। इट हेल्ड दैट द पर्सन मस्ट नॉट बी नेग्लिजेंट, नहीं होना चाहिए, जो बात हमने यहाँ पे कही थी, नेग्लिजेंट नहीं होना चाहिए। इफ देयर वर ऑब्वियस मार्क्स ऑफ फ्रॉड ऑन द चेक एंड द पर्सन इग्नोर्ड देम, अगर आपने उसको इग्नोर कर दिया तो आप नहीं माने जाओगे एचडीसी। ब्रह्मा एंड कॉर्पोरेशन वर्सेज थांगा वेलू क्या है नदर, इस केस में एस्टेब्लिश किया गया था कंसिडरेशन को। ये एक बिगेस्ट डिवाइडिंग लाइन थी, ठीक है। इफ यू हैवंट पेड फॉर द इंस्ट्रूमेंट यू आर मेरेली ए होल्डर, आप होल्डर माने जाओगे। इफ यू हैवंट पेड फॉर द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, अगर कोई कंसिडरेशन है ही नहीं तो आप होल्डर माने जाओगे और कैन नॉट क्लेम द स्पेशल प्रोटेक्शन ऑफ सेक्शन 9। आपको सेक्शन 9 के अंदर जितनी भी स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई है वो आपको नहीं मिलेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है।
तो यहाँ पे आपकी वीडियो होती है कंप्लीट। अगर आपको एग्जाम बंडल्स मतलब उसमें नोट्स होते हैं पूरे, ठीक है, डिटेल नोट्स, यूट्यूब पीपीटी होती है और सोल्ड पीवाईक्यू भी होते हैं, ठीक है। तो ये सब चाहिए तो डाउनलोड कर लेना। सोल्ड पीवाईक्यू सिर्फ इस यूनिवर्सिटी के, दूसरी के मैं बना रहा हूँ अभी। सब्जेक्ट वाइज ओल्ड पीपीटी इन वन, सब्जेक्ट वाइज डिटेल नोट्स, यूट्यूब वाली पीपीटी, ये सारा कुछ चाहिए तो यहाँ पे लिंक आएगी, क्लिक कर लेना, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी वीडियो होती है कंप्लीट। ये पीपीटी यहाँ से डाउनलोड कर लेना, यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, या ये वाली वीडियो देख लेना, नहीं देखी है तो इस प्लेलिस्ट से सारा सिलेबस बचाओ कंप्लीट कर लेना। अगर आपका एग्जाम है तो भाई ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।